उसमें जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को लेके जैसे उसमें हमने लॉज वगैरह करे थे कुछ, उन लॉज को हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। ठीक है। तो अब उसके बाद आगे ये हमारे पास जो स्टार्ट होता है इसमें है, सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमने 12th में सारा कुछ पढ़ रखा है पहले। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, दैट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाय डी टी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्रीली चार्ज पार्टिकल हैं, अगर वो फ्रीली चार्ज पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं विद इन टाइम, तो डेट इज फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऑलरेडी हमने सारा कुछ, सबको पता ही है इसके बारे में। जो हम छोटी क्लासेस से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो इसके अंदर जो हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैरियर्स किस किस तरह के होते हैं। चार्ज कैरियर, देखो हम तीन स्टेट्स पढ़ते हैं हमारे पास। एक तो हो गया सॉलिड स्टेट, दूसरा हो गया लिक्विड स्टेट, और तीसरा हो गया गैसियस स्टेट। ठीक है। तीन स्टेट्स होगी। अब तीनों स्टेट्स में जो चार्ज कैरियर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे सॉलिड्स हो गया, सॉलिड्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कंडक्टर्स हो गए, जैसे उसमें क्या होते हैं हमारे पास, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसमें। तो लिक्विड में क्या हो जाते हैं हमारे पास, आयंस हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और गैसेस में भी आयंस बन जाते हैं हमारे पास, आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है। गैसियस स्टेट में भी आयंस फॉर्मेशन होती हैं, लिक्विड स्टेट में भी आयंस फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन जाते होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, एक सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इनके चार्ज कैरियर्स हैं, जिसके कारण हमारा उनके उन स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर, जैसे लिक्विड के अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, लिक्विड के अंदर भी लिक्विड भी एज ए कंडक्टर बिहेव करता है कई बार। कई मेटेलिक वायर को हम एज ए कंडक्टर बिहेव करवाते हैं, कई बार हम गैसेस को हम एज ए कंडक्टर यूज करते हैं। तो उन स्टेट्स में हमारे पास ये इनके कैरियर्स होंगे, जो कैरियर्स इसके डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का बिहेवियर रहेगा उस स्पेसिफिक मटेरियल का, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में थोड़ा चार्ज कैरियर्स में। अब जैसे इसमें क्या होता है, इन कोई भी केस ले लो, उन केसेस में क्या होता है कि जैसे रैंडमली इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो अपना रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। बट जब कोई भी हम उसके ऊपर फील्ड अप्लाई होता है,
जब कोई जैसे पोटेंशियल अप्लाई होता है, जब कोई फील्ड लगता है उसके ऊपर, तब उनका जो मूवमेंट्स हो रहा रहता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाता है। तो जैसे ही उनका मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, दैट देयर विल बी ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे मेन जो एक क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रॉन्स की हम बताते हैं कि स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो गया किसी कंडक्टर के अंदर, जब वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, तभी हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इट्स मीन इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होगा उसका। ठीक है, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की क्वांटिटी के अंदर आना चाहिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट करंट को हम क्या लेते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ऑलवेज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा इसका आंसर क्यों है, भी क्या कारण है इसमें करंट को हम हमेशा स्केलर क्वांटिटी के अंदर ही क्यों कंसीडर किया जाता सर इनकी डायरेक्शन है जो वो फिक्स होती है। है? और उससे क्या हो जाता है फिर, डायरेक्शन तो किसी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की होती है, तो डायरेक्शन के बेसिस पे कैसे हम करें, और क्या कारण हो सकता है? कंडीशन को है। दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई तुम्हारी। लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। फिर फेलियर कहाँ पे है इसका, वेक्टर जबकि, क्योंकि दोनों कंडीशंस हैं इसकी, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इन दोनों के होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है। तो भाई एक आपने बता दिया कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने से क्या हो गया, या फिर उसमें डायरेक्शन का तो हम कहते हैं, डायरेक्शन तो है ना, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है ही है ना, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो इसका मतलब उसका वेक्टर को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तभी हम उसको वेक्टर कहते हैं। तो फिर इसको हम वेक्टर क्यों नहीं कहते, तो इसमें क्या डिफरेंस आया? हाँ जी, बताओ कोई। चार्ज और टाइम दोनों स्केलर है। चार्ज और टाइम स्केलर हो गया, पर मूव तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है बच्चे। मूव तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेगा ना, जब वो एक को चाहे वो रैंडमली भी जब मूव करता होता है ना, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हमने, तब भी जब कोई चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल मान लो इधर मूव कर रहा है, तो क्या हो जाता है, इन सभी का इफेक्ट आपस में कैंसल्ड हो जाता है। इसके कारण इसके अंदर जो करंट की वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है, उनके रैंडम मोशन के कारण। ठीक है, उनका जो रैंडम मोशन होता है चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर, तो उनके कारण रैंडम मोशन के कारण उसके अंदर करंट की वैल्यू है जो जीरो हो रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा आयरन का, सपोज कर लो ये मेरा आयरन मेटेलिक कोई पेन है। ठीक है, तो इस मेटेलिक पेन के अंदर हमेशा रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमेशा रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसको तो जब भी मैं टच करूं तो ये शॉक मारना चाहिए, बट ये नहीं मारता शॉक। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो
इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे का इफेक्ट जो है उनका कैंसल्ड आउट हो जा रहा है। तो यानी कि नेट करंट उनका क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। ठीक है, इसके कारण ये शॉक नहीं दे रहा। बट हाँ, अगर इसको मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं यहाँ पे, कि यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में हो जाएं और प्रोटॉन एक डायरेक्शन में हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तब अगर टच करके देखेंगे हम इसको, तभी शॉक मारेगा। ठीक है, तब हमें ये शॉक देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो सारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब उसे वेक्टर होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब उसे वेक्टर होना चाहिए था, बट फिर भी ये वेक्टर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो रहा है, तो इसका मतलब यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके बीच में रीजन होगा जिसके कारण हम इसको वेक्टर नहीं कह रहे। तो देखो, सबसे पहले जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में हम बताते हैं, वो क्या बताते हैं रीजन, कि इट डजंट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है, जो हम वेक्टर्स के लिए जो हम निकालते थे ना, कोई दो वेक्टर्स ले लिए, अगर एक p ले लिया एक q ले लिया, तो दिस वन सम इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि r इज इक्वल टू क्या होता था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता था ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो है ना, ये इस लॉ को ओबे नहीं करता। तो इस लॉ को ओबे नहीं करता, तो उसके लिए क्या है कारण, कि जैसे एक वायर है, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर के अंदर करंट मान लो यानी कि चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज इधर को मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट इधर को मूव कर रहा है। अगर करंट इधर को मूव कर रहा है, तो ये वायर अगर बिल्कुल सीधी है, तो करंट बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं वायर को इस तरह बेंड कर देता हूँ इधर की तरफ, अगर मैंने वायर को इधर को तरफ बेंड कर दिया, तो इसका मतलब इसका करंट का डायरेक्शन यहाँ से, जब ये वायर बेंड हो गई, तो यहाँ से इसका डायरेक्शन तो इधर ही रहना चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो इधर ही हो जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जहां पे इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो बट वायर बेंड होने से क्या हो गया, ये वायर के साथ साथ इधर आ गया करंट, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। तो यानी कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, करंट की डायरेक्शन जो है वही उसी के अकॉर्डिंगली चल रही है। तो करंट की डायरेक्शन है जो वायर के साथ साथ है, ना कि उसका अपना कोई डायरेक्शन है। अब जैसे सपोज कर लो, इसकी एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, कोई पत्थर बांध लो, एक धागे के साथ पत्थर बांध के जब हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो पत्थर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकल के जाता है, वो इस तरह करके घूम के नहीं जाता। तो वहां पे वो जो है एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, उसमें क्या है, वेक्टर्स लॉ ओबे करता है। बट इसमें क्या है कि इसमें जो वायर जैसे ही ये बेंड हो गई, तो वायर जिस डायरेक्शन में हो गई, तो उसी डायरेक्शन में करंट अपनी उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, उसकी डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण जो है इसको, और एक रीजन तो ये था ही है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कारण कारण ही ये दोनों रीजन से ही हम इसको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, दूसरा इसका जो एरो, जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब वायर मैंने इस तरह की थी, अब वायर को मान लो करंट को मैंने अगर इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये इसका इस तरह एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो अगर इसी वायर को मैं ऐसे करके मोड़ के इधर ले आया, तो अब क्योंकि पहले तो करंट इधर जा रहा था, अब करंट इधर जा रहा है, तो इस वायर के अंदर तो वैसे ही चल रहा है करंट, तो अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ क्या होना चाहिए था, कि अब इसकी वेक्टर की डायरेक्शन इधर लिखनी चाहिए थी मुझे। बट करंट तो हम हमेशा उसी डायरेक्शन में, उसी वायर के अंदर उसी अलोंग चल रहा है, तो इसका एरो भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, क्योंकि
इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से करंट इधर इतना था, मान लो करंट इधर 10 मैग्नीट्यूड का था और इधर 5 मैग्नीट्यूड का रह गया, क्योंकि जो सेम वायर इधर की तरफ जा रही है तो करंट जो 10 एम्पियर का अगर करंट था तो इधर भी वही 10 ही एम्पियर का करंट जा रहा होगा। तो इसमें इसके करंट के अंदर कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, वो सेम वायर होने से, सेम डायरेक्शन होने से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका जो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता, और सो दैट इट इज आल्सो रिप्रेजेंट्स एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसके कारण हम इसको वेक्टर ना मान के इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो ब्रीफ हो गई। अब उसके बाद इसमें आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो मैंने बता ही दिया आपको कि रैंडम मोशन के होने के कारण ही इसके अंदर जो नेट करंट की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसकी करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेंसिटी। ठीक है, तो अगला है हमारे पास इसमें टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी सरफेस के अंदर कितना, किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से कितना पर यूनिट पर टाइम में कितना चार्ज फ्लो आउट होके जा रहा है। वो जितना चार्ज फ्लो आउट होके जा रहा होगा वो उसका क्या डिसाइड करेगा, करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी को हम जे के साथ, कैपिटल जे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई मान लो ये कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक है, तो ये वायर है इस तरह करके, तो अगर ये इसका मान लो सरफेस है, इसमें से ये मान लो इसका सरफेस वेक्टर हो गया एन नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर मूव कर रहे थे, और इसके कारण इसमें डेल्टा आई करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो जब ये सरफेस का इस तरह करके किसी सरफेस के नॉर्मली हम देखेंगे, जब चार्ज फ्लो होगा तो इसमें मान लो डेल्टा ए कोई सरफेस एरिया वेक्टर ले लिया इसका। ठीक है, इस कंडक्टर का कोई एरिया वेक्टर ले लिया, अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था तो इस स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिक टाइम पे मान लो डेल्टा आई करंट इन डेल्टा ए रीजन में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब जे किसके इक्वल हो जाएगा फिर हमारे पास, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी। ठीक है, इसको हम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए इंटू एन, यानी कि कितने इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट में निकल। ठीक है, तो यहां से डेल्टा आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ए डेल्टा ए डॉट जे। ठीक है, तो अब जे क्या है हमारे पास, एक सरफेस की करंट डेंसिटी। अगर हमारे पास यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जे के साथ एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास डेल्टा ए डॉट जे बन गया, या इसको हम जे डॉट डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू आ गई, इसको एक नंबर पर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कहता है अगर हमारे पास डेल्टा ए अप्रोचेस टू 0 हो, यानी कि सरफेस एरिया इसका बहुत ही स्मॉल रीजन हो, बहुत ही थिन वायर हो, तो हमारे पास ये डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए लिख सकते हैं हम इसको। डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, इसको 2 नंबर पुट कर लो। अब किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस करंट जब फ्लो होता है तो करंट क्या है हमारे पास, ये हमने उसमें भी पढ़ा था पिछले उसमें, जे डॉट डी ए के सरफेस इंटीग्रल होता है उसका। ठीक है, जे डॉट डी ए। तो अब
ये I इज इक्वल टू जे डॉट डी ए हो गया। अब डेल्टा I इज इक्वल टू फिर क्या है, जे डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो इसमें हम इसी तरीके से कोई भी हम इक्वेशन को इसमें से, चाहे हम कंप्लीट करंट की वैल्यू बात करें, चाहे हम चेंज इन करंट की बात करें, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, इस तरह करके रिप्रेजेंट कर देंगे हम डेल्टा आई को। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी करंट डेंसिटी की रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कि ये किसका यूनिट होगा, ये जे का, क्योंकि ये यहीं से निकलेगा यूनिट इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है जी, तो ये जो आ जाती है इसकी करंट डेंसिटी, उसके बाद इसमें हमारे पास टर्म आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब इसके कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे या कोई भी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, किसी फील्ड के कारण जब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो मूवमेंट्स ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, जो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि हर एक पार्टिकल एक अपनी अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करता है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर हम जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उन सभी की हम एक एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज कर लो, अब इसके अंदर कोई एक ट्यूब ले लिया, उस ट्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या, टोटल किसी उस ट्यूब के अंदर कोई एक रीजन के अंदर कुछ जो पार्टिकल्स की वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब v वेलोसिटी के साथ अगर कोई मूव कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास, जहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लो हमारे पास d ले लिया और टाइम मान लो 1 सेकंड ले लिया। ठीक है, वेलोसिटी थी मान लो v, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v के इक्वल आ जाएगी, अगर हम इसको 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर 1 सेकंड के अंदर कोई v डिस्प्लेसमेंट कवर करके पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर मूव करता है, तो उस स्पेसिफिक रीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि दिस वन v इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अब वॉल्यूम अगर इसका मान लो v है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन इज कितना हो जाएगा, v इंटू ए। ठीक है, तो अब अगर मान लो इस सिस्टम के अंदर, टोटल के अंदर n नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं उस वॉल्यूम के अंदर, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n इंटू वी इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू वी इंटू ए। तो क्योंकि हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर अगर अक्रॉस ए है, मान लो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के दौरान कितने चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, मान लो एन ई, तो ये कितना बन जाएगा टोटल, फिर इसके अंदर इस सरफेस के अंदर से कितना मूव कर जा रहा है, एन वी ए इंटू ई। ठीक है, अब करंट किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, करंट क्या होता है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू चार्ज कैरियर और पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब टाइम तो हम 1 सेकंड के लिए मान के चल रहे हैं, इसमें टाइम 1 सेकंड के लिए मान के चल रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू एन वी ए ई अपॉन 1 हो जाएगा ये, यानी कि आई इज इक्वल टू एन वी ए ई हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो हो गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू एन ई वी डॉट ए भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि ये हमें अभी इसको स्केलर फॉर्म में देख रहे थे, तो अगर वी वेलोसिटी है थी और ए, सॉरी वी यहाँ पे क्या लिया था हमने, डिस्प्लेसमेंट हो गया था, ए एरिया था, डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, ये मिलके इसका आपका वो वॉल्यूम बन गया था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंटू ए बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सरफेस इंटीग्रल अगर हम देखते हैं,
तो जे डॉट डी ए यानी कि जे डॉट ए, इसका इंटीग्रल अगर कर देंगे हम तो ये बन गया जे डॉट ए। तो जे इज इक्वल टू उसमें वैल्यू इसमें इसको और इसको कंपेयर कर देंगे अगर हम दोनों को, तो इसमें एक स्टेप लिख ही लेते हैं। जे डॉट ए इज इक्वल टू एन ई वी डॉट ए, वेक्टर था ये, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन ई वी। तो ये इक्वेशन बच गई हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ये करंट डेंसिटी के लिए कितना करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए, चाहे रिलेशन कह के भी क्वेश्चन आ सकता है या किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास इस इक्वेशन में आगे जो बनता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे हम, उसी तरह से करंट आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, ये रिलेशन ले लिया। तो अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होती है जब करंट हमारे पास स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट के अंदर हो। स्टडी स्टेट मतलब उसमें क्या हो जाता है कि करंट का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है उसका एवरीवेयर सेम रहता है और वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। बट जब करंट मूव करना शुरू करता है, जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उसके टाइम के साथ वैल्यू है जो वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में हमारे पास करंट है जो और टाइम है, करंट और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे आई इज इक्वल टू आई इंटू एक्स वाई जेड और टी के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली करंट डेंसिटी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और टी के ऊपर भी डिपेंड करना शुरू कर देंगे, वो टाइम के साथ जो उनका वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम ये बताते, क्योंकि देखो अब जब वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो कंटिन्यूस करंट होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है, बट वो कांस्टेंट नहीं होता, वो सेम नहीं होता एवरीवेयर। तो क्योंकि जैसे हम उसमें कुछ ना कुछ फॉल्स या राइज आते हैं, तो वो क्यों आते हैं उसका कारण भी पता लगेगा आपको इस क्वेश्चन में लास्ट में ड्राइव करके। तो जैसे अब चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, किसी भी का ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इनटू डीवी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक नंबर पुट कर लिया। तो अब आई क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ डी क्यू बाय डी। क्योंकि ये माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट है जो कोई भी सरफेस है, कोई सरफेस से जैसे जैसे हम आउटवर्ड जाते हैं तो उसकी वैल्यू है जो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो ये बन जाता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी इंटू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को 2 नंबर पुट कर लिया, तो इसको 2 नंबर पुट कर लिया। और दूसरा हमारे पास करंट का रिलेशन हमें पता है आई इज इक्वल टू ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। ठीक है, इसको 3 नंबर पुट कर लो। अब एक तो करंट हमारे पास इन टर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल है, एक करंट हमारे पास इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो इन दोनों को फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अब इसके हमारे पास जो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हुई हैं उन थ्योरम्स के बेस के ऊपर अब इसको हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर्मेशन में ले आएंगे। तो वी नो दैट J dot dA is equal to minus of d by dt into triple integral of rho into dv। पहले तो हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया, ये आई और आई को दोनों को इक्वेट कर। अब इस फॉर्मेशन में लिखने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम।
वो क्या कहती है डाइवर्जेंस थ्योरम के ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v इज dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ नहीं सॉरी, ये बनता था हमारे पास के सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट dA इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डाइवर्जेंस ऑफ j डॉट dv। डाइवर्जेंस ऑफ j डॉट dv किसके इक्वल, ये j डॉट dA किसके इक्वल हो जाएगा, j डॉट dv के। ठीक है, ये हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ गया। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गई थी, तो इसको हम वैल्यू उसमें इक्वेट कर देंगे, तो यानी कि j डॉट dA को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ j डॉट dv is equal to minus of d by dt इंटीग्रल ऑफ रो dv। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, डाइवर्जेंस ऑफ j इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी रो बाय। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट j इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी रो बाय dt। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, जैसे उसमें बताया था हमने, इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, डी रो बाय डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूटी, तो जब ये कंटिन्यूटी होगी तो जैसे ही सरफेस के आप कोई एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के इनसाइड जाओ चाहे आउटसाइड जाओ, आप उसके फील्ड के जो सरफेस के अलोंग से आप चाहे इनसाइड या आउटसाइड मूव करो, तो उसके ऊपर आपको जो करंट या पोटेंशियल की वैल्यू है जो उसके रिस्पेक्टली ये नेगेटिव साइन के का रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वैल्यू है जो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में रहेगी। जैसे मान लो ऐसे करके एक एक मान लो कंटिन्यूस डिक्रीज है, इस तरह का एक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। तो यहाँ तक ये